जब मैं मदरसे से वापस आया तो हुकीम साहब को दादा के कमरे से निकलते हुए देखा। देखे बरखुरदार मियाँ साहब को चीनी और मीठे से परहेज कराना होगा। हुकीम साहब ने वाल्द साहब से कहा। वाल्द साहब ने हुकीम साहब को दरवाजे तक रखसत किया। मैं बहुत हैरत से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था और उनको देख रहा था। हुकीम साहब के जाते ही मैंने अबा से पूछा, हुकीम साहब क्यों आए थे? तुम्हारे दादा की तबीयत खराब है। इन्होंने बताया और जल्दी से दादा के कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे दादा के कमरे में चला गया। दादा जान बस्तर पर मजे से लेटे हुए गोखा रहे थे। वाल्द को आता देख कर गड़तकिए के नीचे छपा दिया, मगर मैंने और वाल्द साहब ने देख लिया। देखे अबाजी, अब आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, हुकीम साहब ने सख्ती से मना किया है। वाल्द ने दादा के तकिए के नीचे से गड़ की बड़ी सी डली निकाल कर मुझे दी और दादा से दरख्वास्त की कि वो मीठा न खाएं। जाओ ये अपनी माँ को दे दो, अबा ने मुझसे कहा और मैंने देखा कि दादा की नज़रें बदस्तूर मेरे हाथ में मौजूद गड़ की डली पर जमी हुई थीं। मेरे जाने से पहले ही अबा कमरे से चले गए। उससे पहले कि मैं कमरे से निकलता, दादा ने मुझे आवाज़ दी, अरे मियाँ, ये मेरी चीज़ है, वापस दो। नहीं दादा, हुकीम साहब ने मना किया है, आपकी तबीयत खराब है। मैं ये माँ को दे दूंगा, वो कोई मीठी चीज़ हमारे लिए बना देंगी। देते हविया, दादा गसे में हिल्की आवाज़ में कहा। नहीं, मैं भी ढीठ बन गया। अरे मियाँ, तुम ये 1 रुपए का आजकल वावर मेरी चीज़ मुझे दे दो। ठीक है, सौदा मंजूर है। मैं राजी हो गया और मैंने दादा को गड़ की डली दी और दादा ने मुझे 1 रुपए का सका दे दिया। अभी हमारा सौदा तकमील के मुराहिल में था कि वाल्द साहब दोबारा कमरे में आए और दुआएं मेज पर रख चले गए, मगर पकड़े जाने के खौफ से दादा ने गड़फोराई तकिए के नीचे रख दिया और हम रकम वाला हाथ कमर के पीछे रखकर खड़े हो गए। अचानक सका हाथ से छोड़ कर नीचे गिर गया और लड़क कर दादा के बस्तर के नीचे चला गया। वाल्द साहब के चले जाने का इत्मीनान करके हम झककर सका तलाश किया, मगर न मिला, क्योंकि दादा के बस्तर के नीचे ही उनके बचपन से जवानी तक का न जाने क्या किया सामान महफूज था। कुछ सामान गते के डब्बों में था। क्या हवा? दादा ने पूछा। मैंने झके झके ही जवाब दिया, यहाँ इंदिराबाद है, सका नजर नहीं आ रहा है। कोई लकड़ी लाओ और टार्च जला कर देखो, सका मिल जाएगा, दादा ने कहा। मैं चपके से एक लकड़ी तलाश करके लाया। दादा के कमरे में टार्च रखी थी, उसकी मदद से बस्तर के नीचे पेट के बिल घस गया कि बाहर सिर्फ चली नजर आ रही थी। जल्दी तलाश करो, वरना कोई आ जाएगा, दादा ने खदशा जाहिर किया। देख तो रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैं अपने कपड़े खराब होने की परवाह किए बगैर तलाशी ले रहा था कि किसी के आने की आहट हुई और दादा ने जल्दी से मेरी नजर आने वाली चप्पलों पर अपना लिहाफ करा दिया। अब्बाजी, आपने मंसूर को कहीं बाहर भेजा है? अम्मी ने हमारे मुतालिब पूछा। नहीं तो, शायद किसी दोस्त के साथ बाहर ही हो, दादा ने साफ झूठ बोला। अम्मी चली गईं। अम्मी के जाते ही दादा ने गुस्से से कहा, मंसूर मियाँ, छोड़ो भी सका, बाहर आओ। दादा के कहने पर मैं न चाहते हुए भी बाहर आ गया। कपड़े झाड़े और आंख बचा कर घर से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मंसूर, कहाँ थे तुम? अम्मी ने पूछा। मैं ज़ाहद के साथ बाहर गया था। मैंने भी दादा की तरह झूठ बोला। और ये तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हो रहे हैं? अम्मी ने पूछा। अम्मी के कहने पर हमने अपने कपड़े देखे जो दादा के बस्तर के नीचे घसने की वजह से गंदे हो गए थे। मैं डर गया था। मैंने फिर झूठ बोला। अम्मी ने मेरे लिए साफ कपड़े निकाले, मुझे नहलाया और कपड़े तब्दील करवा दिए। मैं वक्ताई दादा के बस्तर के नीचे अपना सका तलाश करता रहता, मगर न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं मदरसे से स्कूल और स्कूल से कॉलेज चला गया, मगर वो सका नहीं बोला। फरायक दिन दादा का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद वाल्द साहब ने वो कमरा मुझे दे दिया ताकि मैं पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकूं। कमरे की सिफाई हुई, बस्तर की जगह तब्दील करने की गर्ज से बस्तर हटाया गया, बस्तर के नीचे की तमाम चीजें भी हटा ली गईं। इसी सिफाई के दौरान 14 साल पहले गुम हो जाने वाला पुराना सका भी मिल गया। सके के मिलते ही 14 साल पहले वाला मंसूर बनकर खुश हुआ और सका जेब में रखकर खुशी से उछलने लगा। ये देखकर वाल्द साहब बहुत हैरान हुए। उनके पूछने पर मैंने सका गुम होने का अक्सा सुनाया। वाल्द साहब मुस्कराने लगे, वालिदा भी हंस पड़े और मेरी नज़रों में दादा का मुस्कुराता हुआ चेहरा लहरा गया।